और नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से ईडी सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। ईडी सीबीआई जो भी केस दर्ज करती है, जिसे भी गिरफ्तार करती है, सबूतों के अभाव में गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तो ईडी सीबीआई की दलीलें जो हैं वो खारिज कर दी जाती हैं। संजय सिंह को ज़मानत मिली, सिसोदिया को ज़मानत मिली, सोरेन साहब को ज़मानत मिली और अब केजरीवाल की ज़मानत की बारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। हमारे साथ इस समय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हैं। आइए इनसे सीधे मामले को समझते हैं। सर, ईडी सीबीआई जो केसेस दर्ज करती है, जब कोर्ट में मामला जाता है तो ईडी सीबीआई फंस जाती है और अब केजरीवाल को ज़मानत देने की बात सामने आ रही है। सर, बताइए विस्तार से मामला पूरा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई भी व्यक्ति को, जो हमारी जांच एजेंसीज़ हैं, वो उस पर एक्शन न ले, पर कुछ बिंदुओं पर हमारे कड़े सवाल हैं, उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। पहला पॉइंट नंबर 1, केजरीवाल या जो भी आपने क्वेश्चन उठाया है, उन्होंने 2020 में एक साउथ इंडियन कंपनी से 100 करोड़ रुपए लेते हैं। वो 100 करोड़ रुपए को उन्होंने 44.5 करोड़ को गोवा के इलेक्शन में उन्होंने खर्च किया। अब आरपीए एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन 29 कहता है कि कोई भी पार्टी शो एंड शो हो, उस पार्टी इसको के सारे लोग, सारे सदस्य को उसको इनकम टैक्स या और उसके साथ में जो विभिन्न चीज़ें होती हैं उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। इसको इन्होंने नहीं बताया। जब नहीं बताया तो ईडी का दायरा अपने आप बढ़ गया। तो ईडी का दायरा बढ़ा, इसका मतलब पीएमएलए एक्ट आ गया। पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 3 और सेक्शन 17, सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी पार्टी यदि रिप्रेजेंटेटिव पार्टी रजिस्टर्ड हो रही है तो वो ही बस नहीं रजिस्टर्ड हो रही है, उसका पूरा सिस्टम रजिस्टर्ड हो रहा है, उसके पूरे लोग उसमें आ रहे हैं, ध्यान रखना है। यही सिमिलरली इसका सेक्शन 17 भी कह रहा है। इन बिंदुओं के आधार पर जो सारी चीज़ें आई, निकल करके निचोड़ सामने आया, तो जब इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया तो ये हुआ कि मैंने किस्त पहले इन्होंने जो बनाया था वो स्वयं सो पहले व्यक्ति को जिसको ज़मानत मिल चुकी है, उसके बाद दूसरे को बनाया, उनको भी ज़मानत मिल चुकी है। पर बड़ी कंस्पिरेंसी का जो निर्माण हुआ है इस पूरे केस में, वह बड़ी कंस्पिरेंसी किसके द्वारा की गई है? जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे। और यह माना गया है कि यह बड़ी कंस्पिरेंसी इनके द्वारा निर्मित की गई है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि इनके पास ठोस सबूत क्या है। एलिगेशंस तो लगा दिया, मैंने मान लिया है आपके एलिगेशंस को, पर सबूतों के आधार पर इन्होंने मिस्टर अरोरा नामक व्यक्ति हैं, जो मिस्टर अरोरा ने 2022 में आकर के उन्होंने बोला कि इस सारी चीज़ों का मैं सबूत हूँ, और सबूत अपना प्रेजेंट कर दिया उन्होंने। जब सबूत उन्होंने प्रेजेंट कर दिया और इसके बाद में 56 पेज की एक चार्जशीट, मतलब कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया, रिलाई किया। इसी के साथ में 500 पेज का कुछ और नई चीज़ आई है, वह भी उन्होंने बोला। अब कोर्ट में यह है कि इनको बार बार जो प्रोसिक्यूशन है वो कह रहा है कि हमें टाइम चाहिए, टाइम होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अब हो क्या रहा है कि कोर्ट ने जितने लोगों को ज़मानत दिया है, ध्यान रखने एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। जस्ट लाइक टू देयर, वन इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, सेकंड इज देयर मिस्टर एमपी मिस्टर संजय, थर्ड इज देयर के कविता। ये सब लोगों को कोर्ट ने हमेशा बोला है कि आपको ट्रायल कोर्ट फेस करना पड़ेगा, और ट्रायल कोर्ट से सारे लोग गए हैं। इट्स वेरी बिग पॉइंट्स, पर ये ट्रायल कोर्ट को फेस नहीं किए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सीधा सीधा उठे और सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं। इट्स अ वेरी गुड ग्राउंड्स ऑन दिस केस। इसके बाद में ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस कोई नहीं दी गई है। सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 44 कहता है कि बिना किसी को नोटिस दिए आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि मैंने एक बार नहीं 4 बार दिया, पर ये लेते ही नहीं थे हमसे, हमने मीडिया के माध्यम से ये बोला। ये भी उनका सही तर्क है। पर सवाल यह उठता है कि जब मेन एक्यूज्ड को ग्रांट हो चुकी है बेल, उसके साथ में 2 और एक्यूज्डों को ग्रांट हो चुकी है बेल, तो जाहिर सी बात है कि ये को एक्यूज्ड है, तो इनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी एविडेंसेस हैं, हमारे पास पिटीशन नहीं है, हमारे पास फाइल नहीं है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को अनफैक्चुअल तरीके से नहीं बोल सकते। पर जितना मेरे नॉलेज में केसेस का है, उतने आधार पर मैंने
ये को एक्यूज्ड है, मास्टर एक्यूज्ड को जब बेल ग्रांट हो चुकी है, दूसरा इसके साथ में लगभग 1.5 साल भर से ये भी कस्टडी में है। इस आधार पर लास्ट पॉइंट कि इनको बीच में 21 डेज़ के लिए ड्यूरिंग इलेक्शंस 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें भी ग्रांट की गई थी बेल, तो उसमें भी इन्होंने बोला है कि तर्क में हम इन चीज़ों को रखे हुए हैं और हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थे उसमें हमने उस तरह से किया था। इसी ग्राउंड के आधार पर और भी चीफ मिनिस्टरों का हुआ है चुनाव के दौरान, पर आप सारे लोग जानते हैं। इस आधार पर मुझे जो लगता है कि इनको बेल ग्रांट हो सकती है। सर ईडी सीबीआई का जो रवैया है, जिस तरीके से ईडी सीबीआई विपक्षी नेताओं को एक करके टारगेट कर रही है, क्या ये राजनीति से प्रेरित नहीं है? और बिना सबूतों के अभाव में, सबूतों के बिना कैसे लोगों को अंदर डाला जा रहा है? क्या ये लोकतंत्र संविधान के सम्मत है या उसके खिलाफ? यदि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है और उसके खिलाफ में कोई सबूत नहीं है, इससे रॉन्ग फैक्ट, नेचुरल रॉन्ग फैक्ट है, अनजस्टिस है। पर यदि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं पूरा कि उनके बारे में क्या क्या सबूत ईडी ने दिया हुआ है, तो हम उस बारे में यह बोल दें कि मतलब वो बिल्कुल ही ऐसा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो तो नहीं है। पर यह है कि यदि कोई भी आपके विपक्ष में एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं और उसके कोई एविडेंसेस नहीं है, सिर्फ कंस्पिरेंसी एक शब्द आप लगा करके किसी को आरोपित करें, तो वो गलत है। फिर तो बड़ा सवाल सर, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, क्या वो दूध के धुले हैं? ऐसा कोई नेता पिछले 10 सालों में क्या सुप्रीम कोर्ट में कभी फेस किया मामला? कोई जेल गया? ईडी सीबीआई ने क्या उसके खिलाफ कोई केस दर्ज किया? विपक्ष के तो लिस्ट में कोई भी नहीं आया, सत्ता पक्ष में, सॉरी सत्ता पक्ष में कोई भी नहीं आया, पर विपक्ष वाले तो सारे आए हैं। विपक्ष में तो पहले से और भविष्य में किन किन लोगों की लिस्ट है वह भी मुझे लगता है कि सोशल मीडियाज़ में कई बार वायरल भी होती है और होती भी है। इसमें राहुल गांधी जी ने भी जब जिन लोकसभा के अपोजिशन लीडर अपोजिशन बने थे, उन्होंने भी बोला था कि मेरे लिए ईडी की तैयारियां शुरू हैं। तो इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, पर सारे विपक्ष ही इसमें शामिल है, ये अपने आप में बड़ा कंस्पिरेंसी का सवाल है। पर लास्ट पॉइंट एक चीज़ ज़रूर बोल रहा हूँ, कोर्ट ने यह बोला है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोर्ट ने बोला है कि आपका मैटर रोज़ हमारा कम से कम हज़ारों पिटीशन को प्रभावित कर रहा है, इसलिए मैं आपको सुनना चाहता हूँ। ध्यान रखने की आवश्यकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट बोला है कि आपके मैटर की वजह से हज़ारों मैटर रोज़ परेशान हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, यानी सर इसलिए मैं आपके मैटर को सुन रहा हूँ। यानी सर ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया, मुद्दा जिसे कहते हैं, एक व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया ये। इससे पॉलिटिकल मैंडेट है, पॉलिटिकल मैंडेट है, ध्यान रखना है। पॉलिटिकल चीज़ें हैं और सत्ता को लेकर के लड़ाई है, बस इतना है। करेक्ट। और उसके अलावा मैं ये नहीं कहना चाहता, हो सकता है कि वो भी गड़बड़ किए हो, मैंने आपसे बार बार बोला है कि हमें नहीं पता है, इसलिए सर आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, क्या राहुल गांधी को भी भविष्य में ये लोग जेल में डाल सकते हैं? आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की कोशिश तो करें, पूरे देश में पूरा भारत देश लड़ेगा उनके लिए, और हम सारे लोग कोर्ट से नीचे से लेकर ऊपर तक एक कर देंगे। ऐसा क्या है, राहुल गांधी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया है, लीडर अपोजिशन है, वर्ल्ड का इतना बड़ा लीडर है, उनके सामने इनका कोई भी नेता नहीं, पूरे सारे इकट्ठा होकर के भी उनका सामना नहीं कर सकते। उनके बारे में तो इनसे यहाँ पर इस केस में उनके सामने ले आकर के मुझे नहीं लगता कि आप जस्टिस कर रहे हैं, कुछ उनको ले आ रहे हैं यहाँ पर। ये तो इन नेताओं में और उन नेता में वो नेशनल लेवल के लीडर हैं, वर्ल्ड लेवल के लीडर हैं। नहीं सर, मैं नेता को छोटा या बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये लोग किसी को भी, कल को किसी पत्रकार को भी, किसी वकील को भी, जज को भी ये लोग ऐसा कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ सर। इशू ये है, हाँ वो हो सकता है किसी पर, जब आपकी नीयत में ये चीज़, जब मुख्यमंत्री जेल में है, किसी भी उसका हो, मुख्यमंत्री अगर जेल में जा सकता है तो कोई भी नहीं जा सकता है क्या? करेक्ट, वो हो सकता है, किसी के साथ भी कर सकते हैं। जब आपकी नीयत में है कि सामने वाले को मुझे अंदर डालना है, जब आपके मन में यही चीज़ें हो गई, तो आप कंस्पिरेंसी के आधार पर, एक सेक्शन है उसके आधार पर किसी को ले सकते हो। अब उसकी चार्जशीट नहीं आएगी, FIR में कुछ उल्टा सीधा करके कर सकते हो, सो हैविंग द ग्राउंड। बट ये है कि कुछ दिनों तक ही ऐसा खेला चल सकता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर एक टिप्पणी की है कि भाई ज़मानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। इसका क्या मतलब है? पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं बोला है कि यदि हीनियस क्राइम आपने किया है और बड़ी कंस्पिरेंसी है तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बोला है कि आप किसी भी व्यक्ति को आप अंदर कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, मैटर में कुछ भी नहीं निकल रहा है। मतलब वही कि
खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो कमेंट है, इसके लिए नहीं है कि कोई बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है और उसको जो है तो आप ऐसा कर रहे हो, तो उसके लिए नहीं है। उसके लिए तो फिर अलग सिस्टम। फिर ये ऐसा ही हो तो फिर एनडीपीएस के बड़े बड़े बिल होते हैं, एक्यूज्ड मर्डर के बड़े बड़े बिल्स होते हैं, क्यों नहीं कोर्ट एक दिन में छोड़वा देती है, दे ऑर्डर कि सारे जेलों, सारे हाई कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि एक दिन के अंदर में उनको सबको बिल में रिहा कर दे। उसके लिए थोड़ी है। तो वो नहीं, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग 1000 दिन से 1500 दिन से हर बहुत सारे जेल हैं। जैसे एग्जांपल है उमर खालिद का, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं किसका नाम लूँ तो इस संदर्भ में मैंने बोला सर, तो कोर्ट ने इस संदर्भ में शायद कहा। हाँ, उमर खालिद का मैटर अच्छा है और उनका जेन्युइन मैटर है, और मुझे लगता है कि उनको तो ज़बरदस्ती तरीके से इधर उधर करके मूव कराया गया है। उस बात को मैं मान जाऊँगा, क्योंकि कन्हैया कुमार, उमर खालिद और एक दो लोग और कोई है था, हाँ, तो ये सारे लोगों के बारे में जो उस समय पर मीडिया में सारी चीज़ें चली थी, तो उसके आधार पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो कहीं न कहीं गलत किया गया है। और उसमें तो मुझे लग रहा है कपिल सिब्बल जी पेश भी हो रहे हैं उमर खालिद वाले केस पे, और वो बड़े लॉयर भी हैं, हम सबके बड़े हैं, अग्रज है, तो वो कर रहे हैं। उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग जब कर रहे हैं तो उसमें मैं नहीं बोलूँगा। पर जो आपने यह चीज़ बोला राहुल जी वाली बात, उसके लिए हम सारे लोग खड़े हैं, ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत। यानी सर ईडी सीबीआई को एक बहुत बड़ा झटका माना जाए, क्योंकि लगातार जो भी केसेस लाई उसमें मुँह की खाया इसने। जब यदि एविडेंस नहीं रहेगा तो यही होगा जो आप कह रहे हो, और ये एविडेंस होगा तो फिर आप कहोगे कि नहीं मेरे पास ग्राउंड, आई हैव द लॉट ऑफ ग्राउंड्स, गिव मी अ टाइम टू बी फाइल टू द चार्जशीट एंड अलाउ टू द कस्टडी। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, पूरे केस को आपने विस्तार से समझा कि किस तरीके से ईडी सीबीआई को पॉलिटिकल टूल के तौर पर सत्ताधारी पार्टी इस्तेमाल करती, विपक्षियों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब उल्टी गिनती जो है इनकी शुरू हो चुकी है, एक एक करके सब लोग छूट रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है। और कोर्ट भी ये समझ रहा है कि ये एक राजनीति है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।